हेलो एवरीवन। बहुत ही दिनों के बाद मिल रहे हैं आज यूट्यूब के ऊपर। तो आज का जो सेशन है हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो आपका एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम है 2025 का, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम कवर अप करने जा रहे हैं रीजनिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कि किस लेवल तक के आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए स्पेसिफिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, आपको किस तरह से उन 20 मिनट्स को यूटिलाइज करना है, क्वेश्चन पिकिंग कैसे करनी है, डिसीजन मेकिंग किस तरह से बनाना है। मतलब ओवरऑल जो भी आपका एग्जाम में जो अटेम्प्ट करने की रीजनिंग के सेक्शन को अटेम्प्ट करने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी वो इस सेशन के अंदर हम देखेंगे। उम्मीद पूरी है कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आएगा। जो जो आप मॉक टेस्ट में मिस्टेक्स कर रहे हैं, काफियों को लगता है कि स्पीड इंप्रूव नहीं हो पा रही है, इतने सफिशिएंट अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, क्वेश्चन तो आसान होते हैं बट स्पीड नहीं बन पा रही है, तो वहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग मैटर करती है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन को आपको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करना होता है, कौन से क्वेश्चन को आपको होल्ड पे रख के चलना होता है फॉर द सेकेंड राउंड। तो वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको इस मॉक टेस्ट के थ्रू बताने वाला हूं। तो इस सेशन को चाहे डबल स्पीड पे देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी आपके सामने क्वेश्चन रहेगा उसको पहले अपने लेवल पे ही सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आइएगा। बिलीव मी, आपको बहुत सी चीजें ऐसे रियलाइज होंगी, अगर आप कहीं और से पढ़ रखे होंगे तो आपको बहुत सी चीजें नई भी सीखने को मिलेंगी। ओके, तो पेन नोटबुक लेके रेडी रहो। शुरू करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, मोर ओवर ये आपका स्क्वायर टेबल से रिलेटेड है। आपको हमेशा सिटिंग और पजल के क्वेश्चन देखते ही अवॉइड करके चलने हैं, कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट मत करना। कई क्या कहते हैं कि नहीं, हमारी तो पूरी फुल ऑन ग्रिप बनी हुई है, सिटिंग पजल तो हम धड़ल्ले से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, वहां पर फीलिंग नहीं लेनी है। बेसिकली आपको आपको एग्जाम क्रैक करना है, ईगो अपनी सेटिस्फाई नहीं करने जाना है। ना कोई आपको ये देख के इंप्रेस होगा कि हाँ इसने तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर दिया, पहले पजल सॉल्व कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अपना एग्जाम क्रैक करना है। तो हमेशा सेफ साइड लेके चलिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना। चाहे जितना मर्जी आपका होल्ड क्यों ना बन रखा हो सिटिंग और पजल के ऊपर, कभी भी फर्स्ट राउंड के अंदर अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, सेकेंड राउंड में इसको हम लेके चलेंगे। इनइक्वालिटीज देखते ही अटेम्प्ट करो, फ्री के मार्क्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको पहला कंक्लूजन दिया गया है, ऐसे ही सॉल्व करोगे कि पहला कंक्लूजन हमें क्या दिया गया। फटाफट, आपको जल्दी होती है, फटाफट से कंक्लूजन देख लें। बट हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो आपको डिस्क्रिप्शन दी जाती है उसको आपको प्रॉपरली गो थ्रू करना है, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। बट इनइक्वालिटीज के अंदर आपको हमेशा आपको इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर जरूर गो थ्रू करना है, क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है सिलोजिज्म की तरह। चलो, कंक्लूजन्स में हमें क्लियरिटी हो जाती है कि हमें श्योरिटी फॉलो करनी है या पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन गिवन है, वो टर्म्स मेंशन्ड होती हैं। बट यहां पर भी क्वेश्चन आपको श्योरिटी और पॉसिबिलिटी वाले मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको ये देख लेना है कि यहां पर कहीं भी आपको प्रोबेबल वर्ड तो नहीं गिवन, या डेफिनेटली ही देखने हैं निश्चित रूप से। तो यहां पर आपको ये देखना है कि कौन से निष्कर्ष ऐसे हैं जो डेफिनेट ट्रू है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है प्रोबेबल वर्ड ना गिवन हो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आपका फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो, इसमें पहला निष्कर्ष क्या कहता है आपको, कहता है जे ग्रेटर देन जी, जे से लेके जी तक ट्रेवल करना है और साइन का फेस जे की तरफ ओपन होना चाहिए। बट जे से लेके जी तक जब हम ट्रेवल करेंगे, साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब भी साइन अपोज करें एक दूसरे को, अनडिफाइंड सिचुएशन, पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड वन क्या कहता है, एफ ग्रेटर देन एच। एफ ग्रेटर देन एच की बात करें तो एफ से लेके एच तक ट्रेवल करना है, साइन का फेस एफ की तरफ ओपन होना चाहिए। तो एफ से लेके एच तक ट्रेवल करेंगे, साइन का फेस अल्टीमेटली एफ की तरफ ही ओपन है। बट हमें एफ से लेके एच तक कितने साइन के साथ ट्रेवल करना था, सिंगल साइन। ये देखिए, अगर हमें एफ से लेके एच तक एक सिंगल साइन अवेलेबल है तो सिंगल साइन हमेशा सिंगल साइन की कंडीशन को ही वैलिड बनाता है। तो इसलिए आपका ये दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली सेकंड इज ट्रू। तो सीक्वेंस भी रट के नहीं जाना है आपको ऑप्शंस का कि हाँ फर्स्ट सेकंड फॉलो बी ऑप्शन होता है, फर्स्ट फॉलो ए ऑप्शन होता है। ऑप्शंस हमेशा शफल्ड होते हैं, तो केयरफुली अटेम्प्ट करना।
नेक्स्ट, जे ग्रेटर देन एम बोल दीजिए या एम लेस देन जे बोल दीजिए, एक ही बात है। एम से लेके जे तक ट्रेवल करना है, साइन का फेस जे की तरफ ओपन होना चाहिए, बट एम से लेके जे तक अगर हम ध्यान दें तो साइन फिर से अपोज कर रहे हैं। अनडिफाइंड सिचुएशन, कुछ डिफाइन ही नहीं होगा रिलेशन एम और जे के बीच में। आर ग्रेटर देन ओ के बारे में बात करें तो आर से लेके ओ तक भी देखिए, ये देखिए साइन अपोज कर रहे हैं, तो ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो गया। तो यहां पर उत्तर क्या रहेगा, नाइदर वन नोर ट्रू इज ट्रू। नेक्स्ट, जेड ग्रेटर देन वी, हाँ जी, जेड से लेके वी तक ट्रेवल करना है, ये देखो देखते ही पता चल रहा है साइन अपोज कर रहे हैं। अनडिफाइंड सिचुएशन। वाई लेस देन इक्वल टू टी, हाँ जी, वाई लेस देन इक्वल टू टी की बात करें तो यहां पर भी देखो साइन आपको अपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपका निष्कर्ष ये वाला भी गलत हो गया। तो यहां पर भी आंसर क्या रहेगा, नाइदर वन नोर टू इज ट्रू। तो आप में यहां पर मैंने क्वेश्चन ऐसे यहां पर सेट किए हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए कि कहां पर आप अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो वो मिस्टेक किस वजह से हो रही है। सिंपल फैक्ट। ट्रू वाले कंक्लूजन तो पता चल जाते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है। गलत वाले पे कई बार क्या है, उसको भी सही बना देते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ये दो क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जहां पर आपको क्लियरिटी मिल जाए कि किन किन बातों का हमें खास तौर पे ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, देखते ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो, तो 5 पर्संस आपको दिए गए हैं, सभी के पास क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है, अलग अलग संख्या में उनके पास पेन्स अवेलेबल है। पहली कंडीशन क्या कहता है, वी हैज मोर पेन्स देन वाई, वी के पास वाई की तुलना में ज्यादा पेन्स हैं। तो जिसके पास क्वांटिटी में ज्यादा हो, ठीक है, जो क्वांटिटी में ज्यादा हो उसे ऊपर मेंशन करते हैं, छोटे वाले को उसी के नीचे, कि वी जो है वो वाई से ज्यादा पेन लेके बैठा हुआ है। एक्स हैज मोर पेन्स देन डब्ल्यू, और एक्स के पास जो है वो डब्ल्यू से ज्यादा पेन्स हैं। ओनली 2 पर्सन हैव द पेन्स बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे हैं जिनके पास पेन्स हैं। अब देखिए, वी और डब्ल्यू के बीच में अगर सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन रहेंगे तो ये कंफर्म नहीं है कि वी डब्ल्यू से ज्यादा पेन लेके बैठा हुआ है या डब्ल्यू वी से ज्यादा पेन लेके बैठा हुआ है। तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, कंडीशन क्रिएट कर देते हैं कि वी और डब्ल्यू के बीच में क्या रहेंगे, केवल और केवल 2 ही पर्सन आएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देख लेते हैं क्या गिवन है। द नंबर ऑफ पर्संस हैविंग मोर पेन्स देन वी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्संस हैविंग लेस देन एक्स। कहता है जितने नंबर ऑफ पर्संस के पास ज्यादा पेन है, जितने वी से पहले बैठे हैं उतने ही एक्स के बाद आएंगे, मतलब जितने वी से पहले ज्यादा पेन लेके बैठे हैं उतने ही एक्स से कम पेन लेके बैठे होंगे। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वी इस पोजीशन पे बैठा हुआ है, टॉप मोस्ट प्लेस पे। अगर वी टॉप मोस्ट प्लेस पे है, क्योंकि अभी 4 ही पर्सन अरेंज हुए हैं, अगर मैं वी को टॉप मोस्ट पोजीशन दे देता हूं तो एक्स के पास बॉटम मोस्ट पोजीशन होगी, सबसे नीचे, बट एक्स के बिलो में तो डब्ल्यू ने आना ही है, तो मतलब मैं वी को टॉप मोस्ट पोजीशन नहीं दे सकता। अगर मैं वी को सेकंड पोजीशन मार्क करवा देता हूं एक सेकंड के लिए, ठीक है, अगर वी सेकंड प्लेस पे है तो एक्स जो है वो नीचे से सेकंड प्लेस पे होगा, क्योंकि जितने वी के अबव में है उतने एक्स के बिलो में है, और एक्स के बिलो में डब्ल्यू आ भी सकता है। ये देखिए, एक्स यहां पर आ जाएगा, डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा। वैलिड हुई कंडीशन। एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वी की पोजीशन तो यहां पर भी अवेलेबल थी। अगर मैं वी को यहां पर अरेंज करवा भी देता हूं कि वो बॉटम से क्या है, लास्ट पोजीशन पे है, तो एक्स टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि जितने वी के अबव में है उतने एक्स के बिलो भी बन जाएंगे, तो कंडीशन तो ये भी वैलिड हुई। बट अगर मैं वी को यहां ले लेता हूं बॉटम मोस्ट प्लेस पे, तो उसके बिलो में वाई कहां से अरेंज कर दोगे, तो ये वाला केस खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एज्यूम करना है, हर एक चीज आपको लिख के नहीं देखनी है। ठीक है, रिटेन करना सीखिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे क्वेश्चन से ही रिटेनिंग पावर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी सिटिंग और पजल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। अगर मैं वी को मान लेता हूं कि वो सेकंड लास्ट प्लेस पे है, तो अकॉर्डिंगली एक्स भी सेकंड लास्ट प्लेस पे होना चाहिए। बट अगर मैं वी को यहां कंसीडर करता हूं, ध्यान से समझिएगा, बॉटम से सेकंड है तो वो टॉप से सेकंड होगा, क्योंकि जितने वी के अबव में है उतने एक्स के बिलो में होंगे। अगर वी यहां पर है तो डब्ल्यू यहां पर बनेगा, यही होगा ना फिर। बट फिर एक्स को यहां पर अरेंज करेंगे तो डब्ल्यू तो एक्स के अबव में हो गया, बट डब्ल्यू तो एक्स के बिलो में होना चाहिए, तो ये वाला केस भी कैंसिल। तो यहां से क्लियरली मुझे पता चल जाता है कि यहां पर वी हो ही नहीं सकता, तो यहां पर डब्ल्यू रहेगा और ऊपर की तरफ क्या रहेगा, वी रहेगा। और कौन कौन सी कंडीशन को हमने सेट करवाया था कि जो वी है, ठीक है,
तो V जो है वो सेकंड प्लेस पे आएगा। आई थिंक ये वाली कंडीशन ही हमने सेटिस्फाई करवाई थी। तो सेकंड लास्ट प्लेस पे कौन आ जाएगा, यहाँ पर X अवेलेबल होगा। V के नीचे कौन आ रहा है, Y, एक ही पर्सन रहेगा, कौन सा, Z। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा पर्सन्स के अकॉर्डिंगली। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और मैंने अगर क्वेश्चंस का लेवल यहां पर सेट किया तो थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा हाई लेवल ही सेट किया है, क्योंकि हमें हर एक चैलेंज के लिए रेडी रहना है। ठीक है, ऐसे वेरिएशन में आगे भी मॉक आते रहेंगे, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे टफ लेवल के ही बनाऊंगा। कभी सिटिंग टफ डाल दिया, कभी पजल टफ डाल दिया, कभी ऑर्डर एंड रैंकिंग टफ डाल दिया, तो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगी। ओके, चलो तो क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। कहता अगर V के पास 20 पेन है तो पॉसिबल सम ऑफ पेन्स ऑफ V एंड U बताना है। अगर V के पास 20 पेन हो भी जाते हैं तो कंडीशन हमें बतानी थी कि V और किसके पास, U की कंडीशन यहां पर कहां से बन रही है, U तो अवेलेबल ही नहीं है। VWXYZ, V के पास 20 पेन है तो यहां पर U नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया, U नहीं होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगला देख लेते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर हैविंग मोर पेन्स देन Y, Y से ज्यादा कितने पर्सन्स के पास पेन है, 2 पर्सन्स के पास, दैट इज Z एंड V। आपको ये बताना था कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं V और U के पास। यहां पर V और Z हो सकता है, ठीक है, 20, यहां Z होगा, इधर U नहीं है, यहां पर Z होगा। ठीक है, कि V और Z के पास पेनों की संभावित योग क्या हो सकता है। अब V के लिए कंडीशन तो दे दी कि 20 पेन्स होंगे ही होंगे, और Z के पास 20 से ज्यादा होंगे। अगर 20 से ज्यादा होंगे, चलो 21 मान लेते हैं, 20 और 21, 41 तो पक्का आएगा ये आंसर। 41 ले लो या 41 से ज्यादा ले लो, तो आंसर आपके पास 42 अवेलेबल था, तो आपको इसी को ही ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा टाइपिंग एरर था, यू की जगह क्या आएगा, Z आएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन तो हो जाएंगे। मेन यहां पर मैटर क्या करेगा, अरेंजमेंट। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, आपको भी पता है। चलो अगले पे आते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड, और मोर ओवर अल्फाबेट टॉपिक का क्वेश्चन है, वर्ड क्रिएट करने होते हैं। काफियों का कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं है, तो एक काम करना, अगर एक आधा क्वेश्चन ऐसा स्किप हो भी जाता है ना तो कर दो। वही बात आती है, ये नहीं हमें थोड़ा किसी को एक्सप्लेन करना कि मैंने तो 35 में से 35 किए हैं। अगर बाय चांस ये गलत हो गया तो ना मार्क्स 35 थोड़ा आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक गलत हो गया, खुद भी गया, जो सही है उसका भी नेगेटिव मार्किंग साथ में लेके जाएगा। तो अगर आप एक आधा क्वेश्चन इस तरह का स्किप करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर करना चाहें, कॉन्फिडेंट है तो ही कीजिएगा, अदरवाइज इसे स्किप भी करके चल सकते हो। तो यहां पर आपको क्या करना था, अगर हम एक 5 लेटर का मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करते हैं, किस किस लेटर को यूज करके, 2 3 4 7 8, मतलब 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर कौन कौन से हैं हमारे पास, ECEAR। तो यहां पर क्या है, हमें 5 लेटर्स का एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करना था। अगर एक ही वर्ड बनता है तो उस वर्ड का थर्ड लेटर क्या होगा। ठीक है, फ्रॉम द राइट एंड। तो पहले मीनिंगफुल वर्ड देख लीजिए, इन 5 लेटर से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है, नहीं, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, तो नो मीनिंगफुल वर्ड के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर X। कॉन्फिडेंट होके मार्क करो, अगर डाउट आता है तो स्किप कर दो। ठीक है, तुक्का नहीं मारना बिल्कुल भी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है अभी तक इनको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता। कई क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज ZN किसके लिए कोड है, तो ZN का कोड डिटरमिन करने बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना। फिर आप अगला क्वेश्चन उठाओगे, स्लोड का कोड क्या है, तो आप स्लोड का कोड निकालने बैठ जाएंगे। तो इससे पता क्या होगा, आप मल्टीपल राउंड्स लगा रहे हैं एक ही सेट के ऊपर। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बेस्ट अप्रोच क्या है, ये भी आपको पता है, 4 से 5 क्वेश्चन का सेट आएगा। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे बेस्ट नहीं, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सबसे बेस्ट सुपरफ्लोस हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी वर्ड्स अवेलेबल होंगे हर एक वर्ड का कोड डिटरमिन कर रखना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं जनरल वर्ड की बात करूं तो ध्यान से देखिए, जनरल वर्ड कहीं कॉमन आ रहा है, नहीं, जनरल तो नहीं है। एल्गोरिथम की बात करें, ये देखो एल्गोरिथम आपका फर्स्ट में है, सेकंड में भी आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड में देख लीजिए कोड कौन सा कॉमन है, RS, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमें एल्गोरिथम का कोड पता चल गया। ठीक है, उसके बाद करने की अप्रोच देखते रहो। ग्रेट वर्ड आपका फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी आ रहा है,
मार्किंग करते रहो, देखो किस हिसाब से। ग्रेट का कोड फर्स्ट और थर्ड में है, फर्स्ट और थर्ड में देख लीजिए कोड कौन सा कॉमन है, पीबी कॉमन आ रहा है। ओके, नोटेशन वर्ड की बात करते हैं। हाँ जी, नोटेशन वर्ड भी आपका फर्स्ट और थर्ड में कॉमन था। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अगर ग्रेट वर्ड फर्स्ट और थर्ड में कॉमन था तो नोटेशन वर्ड भी तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन था। तो यहां पर दो वर्ड्स का जो है आपको डाउट रहेगा कि ग्रेट और नोटेशन का कोड एक्चुअल में है क्या। वो YW भी हो सकता है और वो PB भी हो सकता है, तो इसके लिए चॉइसेस आ जाएंगी। तो यहां से अल्टीमेटली जनरल का कोड मिल गया हमें, कौन सा, MJ। उसके बाद बात करते हैं, वर्ल्ड कहीं कॉमन है, नहीं है बिल्कुल भी। आउटलुक कॉमन है, हाँ जी, आउटलुक कहीं गिवन नहीं है, बट अपवर्ड जरूर कॉमन है। ये देखो अपवर्ड आपका सेकंड और फोर्थ में कॉमन आ रहा है। हाँ जी, सेकंड और फोर्थ में देखिए कौन सा कोड कॉमन है, IR नहीं है, BD जरूर अवेलेबल है। तो यहां से हमें पता चल गया किसका अपवर्ड का कोड क्या रहेगा, BD। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको डबल क्रॉस कर दिया, उसके कोड को भी डबल क्रॉस कर दिया। मैंने एल्गोरिदम को सिंगल क्रॉस दे दिया तो उसके कोड को भी सिंगल क्रॉस दे दिया। मुझे बार बार इन चीजों को लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं, कौन सा रह गया, कंपटीशन। कंपटीशन की बात करते हैं, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। थर्ड और फोर्थ के अंदर कंपटीशन वर्ड की बात करें तो ये CX को मना रहा है। चलो एक तरह से हमने हर एक वर्ड का कोड देखा जाए तो डिटरमिन कर लिया। अब देखो कितने फट से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमें ZN बताना है किसके लिए कोड रहेगा। तो ZN देखिए आपका सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन है। तो सेकंड स्टेप में हमने दो वर्ड्स ऐसे देखे हैं जिसका कोड हमें डिटरमिन हुआ ही नहीं था, दैट इज वर्ड और आउटलुक। तो वर्ड और आउटलुक दोनों में से किसी का भी ये कोड हो सकता है। ठीक है, स्लोड का कोड क्या होगा, हाँ जी, स्लोड वर्ड देखिए कहां कॉमन था, फोर्थ स्टेटमेंट में, और किसी के साथ नहीं आ रहा। तो स्लोड का कोड IR और JQ दोनों में से कोई भी हो सकता था। तो इधर IR इधर और JQ, तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते थे, इसलिए आंसर हम क्या करेंगे, मार्क कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर विद नोटेशन का कोड है UVPB, अगर विद नोटेशन की बात कर रहे हैं, हाँ जी, नोटेशन वर्ड का कोड हमें क्या गिवन था, YW और PB, बट यहां पर विद नोटेशन की बात कर रहा है। अगर विद नोटेशन का कोड UVPB है तो यहां पर नोटेशन को PB डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये नोटेशन का कोड YW और PB कोई भी हो सकता था। तो ये क्वेश्चन में एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, अगर विद नोटेशन का कोड क्या क्या गिवन है, UV और PB, तो यहां से हमें क्लियरिटी मिली, नोटेशन का कोड PB हुआ और विद का कोड क्या हो गया, UV। तो हमें बताना होगा ग्रेट विद का कोड क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर नोटेशन का कोड PB बन चुका है तो ग्रेट का कोड क्या बनेगा, YW। अगर ग्रेट का कोड YW है तो विद का कोड तो हमें यहां पर गिवन ही है। ठीक है, तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा, UV और YW, जो कि आपको A ऑप्शन में दिया गया है। सीक्वेंस वाइज नहीं देखना कि पहले ग्रेट का कोड आएगा फिर विद का कोड आएगा, सीक्वेंस नहीं देखना। जब तक आपको रिस्पेक्टिवली टर्म ना गिवन हो तब तक आपको सीक्वेंस के ऊपर फोकस नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो डेफिनेटली ट्रू है, जनरल और RS। हाँ जी, देख लीजिए जनरल का कोड RS आ रहा है यहां पर, नहीं, जनरल का कोड MJ है, तो पहला आपका ऑप्शन गलत हो गया। एल्गोरिदम RS आ रहा है, हाँ जी, एल्गोरिदम RS सिंगल क्रॉस दिया हुआ था, तो आपका D ऑप्शन ही आंसर हो गया। कंपटीशन का कोड क्या रहेगा, हाँ जी, कंपटीशन में बॉक्स में डाला था, कंपटीशन का बॉक्स क्या आ गया, CX। तो ये बेस्ट अप्रोच रहती है, आपको बार बार अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, फ्रेम की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फोकस करेंगे आपके सामने ये पहाड़ सा फिर से आ जाएगा सेट, फिर आप शफल करेंगे वर्ड्स को, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बेहतर यही है, जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं हर एक वर्ड का कोड पहले ही डिटरमिन करके रख लो। आप टाइम ड्यूरेशन की तरफ जाओ, अगर आप इसको 1.5 मिनट भी दे देते हैं तो उन 1.5 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। देखा जाए तो एक क्वेश्चन को तो 30 ही सेकंड मिले, एवरेज से कम सेकंड मिले। ठीक है, तो ये काफी बेनिफिशियल होते हैं। आप इसके आउटपुट रिजल्ट की तरफ जाओ कि 1.5 मिनट में मुझे कितना फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, कितने मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो समझ आ गया क्या स्ट्रेटेजी होगी, आगे बढ़े। ये आ गया पेयर फॉर्मेशन, फिर से वही बात आती है, अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड है। अगर आपको फिर भी लगता है ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा सेकेंड राउंड में कीजिए, और मैं तो कहूंगा सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भी आप पेयर फॉर्मेशन का कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, पेयर्स निकालने के लिए बैठते हैं, तो बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, अगर आपने क्लरिकल प्री के मॉक टेस्ट काफी दे दिए हैं, जितना टाइम ये क्वेश्चन ले लेता है ना
उतने टाइम में आपका कहीं ना कहीं सिटिंग पजल भी सोल्व हो जाता है। इतने टाइम में एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, उतने टाइम में 5 का सेट सोल्व हो रहा है, तो बेहतर है थोड़ा लालची बनेंगे, 5 के सेट की तरफ जाएंगे ना आप। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा हमेशा आपको कि इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में ही रखो, सबसे लास्ट में। ठीक है, चलो फेदर्स के अंदर हमें क्या है, पेयर निकालने हैं। अब कई बार बच्चों को यह होता है कि हमें मेंशन तो है नहीं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाना है या नहीं जाना, तो अगर ये आपको चीजें ना भी गिवन है तो भी आपको दोनों डायरेक्शन में ही पेयर निकालने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बेस्ट अप्रोच क्या है कि आपको हर एक लेटर का प्लेस वैल्यू यहां पर कंसीडर करना है। ठीक है, जो कि टिप्स पे होना चाहिए 6, 5, 1, 20, 8, 5, 18 एंड 19। चलिए शुरू कर लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा, 5 और 1 6, 1 बन गया, 5, 6, 7, 8 एक और बन गया, ये देखिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू नहीं करने की जरूरत। 1, 2, 3, 4 इग्नोर कीजिए, 20 को काउंट करने की नीड नहीं है, सबसे बड़ा नंबर यही है। 8, 9, 10 जरूरत नहीं है, 8, 9, 10 इधर भी जरूरत नहीं है, 5, 6, 7, 8 जरूरत नहीं है, इसके इधर भी जरूरत नहीं है। 18, 19, 20 बस, आगे उससे बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 18 और 19 एक पेयर बन गया, 19 को भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, पेयर नहीं बनेगा। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 3, दैट्स इट। ठीक है, चलो बॉक्स बेस्ड पजल है तो पजल ही ना, बाद में देखेंगे। पहले जो भी आपके फ्री के नंबर बना सकता है ना, वो वाले सेट्स उठाओ। फिर से देख लीजिए आपको ये कौन सा क्वेश्चन गिवन है, नॉर्थ फेसिंग रो, इग्नोर करो, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन एसबीआई क्लैरिकल में शायद आपको ना आए, बट फिर भी हम कोशिश यही करेंगे कि यहां पर हमारी हर एक टाइप कवर हो जाए। आपको ये ना लगे कि हाँ हमने तो ये वाला डिस्कस किया ही नहीं था, तो अरे अभी क्यों है, पहले तो कभी देखा ही नहीं है। देखो हर एक सेक्शन अनसर्टेन है, आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इस एग्जाम में ये वाली टाइप का क्वेश्चन आएगा या इस एग्जाम में ये वाली टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको हर एक चीज करके जानी है आजकल बैंकिंग के एग्जाम में। ठीक है, कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां पर सिचुएशन देखो क्या दी गई है, कहता हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हमें दो अक्षरों के बीच के अक्षर बताने हैं, किस किस के बीच में, द सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, जो बाएं छोर से दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर है। बाएं से दूसरा कौन है, 10, इसका दूसरा अक्षर क्या हो गया, ई। सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट, और जो दाएं ओर से पहले शब्द का दूसरा अक्षर है। पहला शब्द दाएं छोर से 6 हो गया, इसका बीच का अक्षर कौन सा हो गया, दूसरा अक्षर क्या हो गया, आई। तो ई और आई के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स बताने थे। अब इसका प्लेस होता है 5, इसका होता है 9, दोनों में डिफरेंस, 9 में से 5 कम करो 4, बीच के लेटर कितने हो गए, 3। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, अगर हर एक शब्द को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, तो ये देखो सिचुएशन ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर वर्ड्स की बात की जा रही है, लेटर्स की बात की जा रही है। कई बार आपको लेटर्स को भी अरेंज करना होता है अल्फाबेटिकली विद इन द वर्ड, तो यहां पर वर्ड्स को ही बोला गया है। अगर हम हर एक शब्द को बाएं से दाएं अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें, तो ऐसा कौन सा शब्द होगा जो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड होगा, दाएं छोर से दूसरा होगा। अगर दाएं छोर से दूसरा होगा मतलब डिक्शनरी के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो आखिरी से दूसरा होगा, हमें वो डिटरमिन करना है। तो बाएं से दाएं अरेंज करने बैठेंगे तो 4 वर्ड अरेंज करने बैठे पड़ेंगे, दाएं से बाएं अरेंज करेंगे तो 2 अरेंज करने बैठेंगे। ठीक है, पहला लेटर ही कंपेयर कर लो, 18, 20, 14, 6 और 19। ये 20 है और ये 19 है, तो ये 19 वाला दूसरे प्लेस पे आ जाएगा, दैट इज 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आखिरी में कौन सा वर्ड आएगा, 10, फिर उससे पहले कौन आएगा, 6, फिर उससे पहले कौन आएगा, रो, फिर आ जाएगा नट, फिर आ जाएगा फोग। तो आखिरी से दूसरा हमें 6 ही तो मिल जाएगा। ये ओरली भी किया जा सकता है, तो कोशिश पूरी करनी है कि पहले रिक्वायरमेंट की तरफ फोकस करो। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको अपना सॉल्यूशन क्रिएट करना है, पेन पेपर की भी नीड नहीं पड़ेगी, वर्बली ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच, अब देखो लेटर की बात कर रहा है, अगर विद इन द वर्ड हर एक शब्द के अंदर अक्षरों को वर्णानुक्रम, ऐसा बोला जा रहा है, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच वर्ड, नहीं, चेंज टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। हर शब्द के अंदर अगर हर एक अक्षर को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, इमीडिएट नेक्स्ट, तत्काल तुरंत अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, ए को बी के साथ, वाई को जेड के साथ, पी को क्यू के साथ, इस तरह से। हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल हैव नो वोवल, ऐसा कौन से शब्द रहेंगे जिसमें एक भी वोवल नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 5 वोवल की बात करता हूं,
ठीक है, ये हमारे पास वोवल्स होते हैं। हमें ये देखना है कि इसमें एक भी वोवल नहीं होगा। ठीक है, अब वोवल अगर मैं लेटर्स की बात करता हूं तो मेरे पास ये 5 अक्षर हैं, कौन कौन से? Z, D, H, N और T। ये 5 अक्षर ऐसे हैं जिनको आप उनके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करोगे तो एक वोवल क्रिएट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? Z, D, H, N, T। इनमें से देख लो Z, D, N, H, T में से कौन कौन है। ये देखो, पहले में तो रो शब्द है, ना इसमें Z था, ना D था, ना H था, ना N था, ना T था, तो इसमें एक भी वोवल नहीं होगा। चेक कर लो, R S में कन्वर्ट हुआ, A B में कन्वर्ट हुआ, W X में कन्वर्ट हुआ। देखो कहां आया, यहां पर देखो 10 वर्ड के अंदर N लेटर आ रहा है, तो ये N पक्का वोवल में कन्वर्ट होगा। इसको आपको पूरे का पूरा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी देखो N और T दोनों हो रहे हैं, ये भी आपका कोई भी लेटर जो है वोवल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वोवल को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करोगे वो तो कॉन्सोनेंट ही बन जाएगा। समझ में आई? तो स्मार्टली प्ले करना है। इनमें से देखिए FOG, यहां पर भी आप अगर रिप्लेसमेंट करेंगे हर एक लेटर को उसके अगले अक्षर के साथ, वो वोवल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, 6 में देखिए यहां पर भी, तो 3 शब्द यहां पर ऐसे हैं जिसमें हर एक लेटर को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करें तो वो किसी भी वोवल में क्रिएट या कन्वर्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी। समझ आ गया? तो ये स्ट्रेटेजी को सीखते रहो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं, अगर आपने इनको यूटिलाइज करना सीख लिया ना, बिलीव मी आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी एग्जाम के अंदर। इन्हीं सिचुएशन से अगर आप 5-5, 10-10 सेकंड चुरा लेते हैं ना, तो अगर सपोज आपने 5 क्वेश्चन में से 10-10 सेकंड चुरा लिए तो 50 सेकंड आपके पास बन गए। उस 50 सेकंड के अंदर सोचो, आपका जब पजल होने वाला होता है ना, आपको लगता है कि भाई 30 सेकंड रह गए हैं, 30 सेकंड में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नहीं हो पाएंगे। 50 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ना, तो पांचों के पांचों अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक एक सेकंड की वैल्यू है। ठीक है, तो बस आपको ये थोड़ा कंजूस बनना है, कम से कम पेन पेपर का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसलिए जब भी आपको स्लाइड पे क्वेश्चन दिखता है, एक बार खुद से कोशिश किया करो कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद ही मेरे वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आया करो। ठीक है, चलो अगला। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज रिप्लेस्ड बाय एल। अगर हर एक शब्द का बाईं ओर से पहला अक्षर ओके एल के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, तो हमें बताना था मीनिंगफुल वर्ड कितने बनेंगे। लो, आर को एल के साथ रिप्लेस करेंगे, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। LEN कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, LUT भी नहीं है। लोग मीनिंगफुल वर्ड है, लकड़ी का टुकड़ा होता है लॉग। लिक्स भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो 2 ही मीनिंगफुल वर्ड आ रहे हैं। ठीक, चलो उसके बाद कितने का सेट आ गया? ये 5वां होगा। इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड। अगर विद इन द वर्ड, अगर हम हर एक अक्षर को उल्टे क्रम में अरेंज कर दें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, बाएं से दाएं, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म्ड विल हैव द सेकंड लेटर एज अ वोवल। तो कितने शब्द यहां पर ऐसे रहेंगे जिसका जो दूसरा अक्षर होगा वो एक वोवल होगा। ठीक है, चलो तो अब बीच वाले अक्षर की बात कर रहे हैं, चाहे आप लेफ्ट टू राइट अल्फाबेटिकली अरेंज करो या रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करो, बीच का अक्षर वही रहेगा। ठीक है, वही रहेगा, हाँ वही रहेगा। देख लीजिए कैसे, हम बाएं से दाएं ही चलते हैं। ये देखो WR, दूसरा अक्षर R आ गया, ये तो नहीं होगा। TN, दूसरा अक्षर N आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, UT, दूसरा अक्षर T आ गया, ये भी कैंसल आउट करो। OFG, ये भी कैंसल आउट करो, सॉरी OGF। इधर बात करें तो XSI, ये भी नहीं होगा। तो यहां पर कोई भी शब्द यहां पर ऐसा नहीं है जहां पर विद इन द वर्ड आप बाएं से दाएं लेटर्स को अरेंज करेंगे और दूसरा अक्षर एक वोवल क्रिएट हो रहा हो, कोई भी नहीं हो रहा। ठीक है, चलो ब्लड रिलेशन देखते ही अटेम्प्ट करना है। 7 मेंबर्स हैं इन अ फैमिली और 3 जनरेशन की बात की जा रही है। ठीक है, 3 जनरेशन की बात करें, आप, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ये 3 जनरेशन हो गई। इन विच देर आर 2 मैरिड कपल्स, तो ये हिंट आपको हमेशा रिटेन करके रखना है कि हमें 3 जनरेशन क्रिएट करनी है और 2 मैरिड कपल्स भी क्रिएट करने हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है? S इज द फादर ऑफ W। S जो है वो W का क्या है? पिता। उसके बाद और W के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हु आया तो यहां पर W की बात हो रही है, और W हैज 1 ब्रदर, W का एक भाई भी है। अगर W का एक भाई भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि W एक फीमेल पर्सन है। ठीक है, उसके बाद T इज द डॉटर इन लॉ ऑफ G। T जो है वो G की बहू है। अगर वो G की बहू है मतलब वो उसके बेटे की पत्नी होगी।
तो इसको साइड पे ही आप ड्रॉ करके रख सकते हो। जब भी हमें कॉमन पर्सन मिल जाएगा तो हम ये वाले फ्रेम्स आपस में मर्ज कर देंगे। जे इज द वाइफ ऑफ जी, जे जो है वो जी की पत्नी है। ठीक है, ये देखो एक मैरिड कपल ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया, दो मैरिड कपल कंफर्म हो गए। यू इज एल्स आंट, यू जो है वो एल की आंट है। आंट मतलब वो बुआ और चाची कोई भी हो सकती है। तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं। यू जो है वो एल की आंट है और सिस्टर इन लॉ ऑफ टी, और टी की सिस्टर इन लॉ है। टी की सिस्टर इन लॉ मतलब उसके हस्बैंड की सिस्टर। इसके बारे में बात हो रही है यू की। अगर यू एल की आंट है तो एल जो है या तो यू की नीस होगी या तो नेफ्यू होगा। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिए क्या है, यू हैज नो नीस, यू की कोई भी नीस नहीं है तो ये नेफ्यू होगा। जेंडर पता चल गया। अब यहां पर देखिए कितने पर्सन इंक्लूड हो चुके हैं, 6। कॉमन पर्सन पकड़ लो यहां पर कौन सा हो सकता है। तो एस इज द फादर ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अगर एस डब्ल्यू का फादर है तो ध्यान से देखिएगा, हमें इनको मर्ज भी करना है और मैरिड पर्सन भी क्रिएट करने हैं दो। अब ये वाला पर्सन देखिए, इसके बारे में बात करूं, अगर एस के यहां पर 2 चाइल्ड हैं मतलब एस एक मैरिड पर्सन होना चाहिए, तो एस हमें यहां पर एडजस्ट करना होगा। जेंडर भी उसका मेल है। ठीक है, और एस का चाइल्ड कौन है फर्दर, डब्ल्यू, और दूसरा चाइल्ड कौन है, एल, क्योंकि डब्ल्यू का एक भाई भी है। और यू की कोई भी नीस नहीं है मतलब डब्ल्यू जो है वो एक मेल पर्सन है। ओके, चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो ये आपको क्रिएटिविटी लगानी आनी चाहिए। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है वो मर्ज नहीं कर पाते हैं या डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं कि इसको इसके साथ किस तरह से मर्ज करें। ठीक है, तो ये क्रिएटिविटी लगानी आनी चाहिए। जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट वे में सोचो। कई कहेंगे कि हमें किसने कहा एस यहां पर ही आएगा, और भी एडजस्ट हो सकता है। तो हिट एंड ट्रायल आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हो ना कि अगर एस के 2 चिल्ड्रन है मतलब एस एक मैरिड पर्सन है। दिमाग यूज करना है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर इन द फैमिली? फीमेल मेंबर्स 1 2 3, 3 ही है बस। इफ सी इज डब्ल्यूज स्पाउस, एक कंडीशन दे रहा है, अगर सी जो है वो डब्ल्यू की स्पाउस है, एक कंडीशन बन गई, मतलब सी डब्ल्यू की पत्नी हुई। ठीक है, तो टी का सी से क्या रिलेशन है, तो टी जो है वो सी का क्या लग गई, मदर इन लॉ, क्योंकि वो उसके हस्बैंड की मदर है। हस्बैंड की मदर मतलब मदर इन लॉ। एल का जे के साथ क्या रिलेशन है, एल जो है वो जे का क्या लगा, ग्रैंड सन। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन तो यार बहुत आसान है बाद में। चलो भाई, ये तो थे सारे हमारे सिटिंग और पजल के अलावा। अब उठाते हैं सिटिंग और पजल। ठीक है, चलो। तो इसमें भी चॉइसेस रखनी है। कईयों को स्क्वायर टेबल इजी लगता है, कईयों को बॉक्स बेस्ड पजल टफ लगता है, कईयों को लीनियर अरेंजमेंट इजी लगता है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जिस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आपका ज्यादा होल्ड बन रखा हो उस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले पिक कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस स्क्वायर टेबल का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो स्क्वायर टेबल का क्वेश्चन हमें दिया गया है, कहता 8 पर्सन है। जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है कि हमें कौन कौन से कंटेंट को यूज करना है। कहता 8 पर्सन है, जे से लेके क्यू तक सारे के सारे एक स्क्वायर टेबल में हैं। 4 ऐसे हैं जो कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 ऐसे हैं जो मिडल ऑफ द साइड हैं। और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं और जो साइड ऑफ मिडल ऑफ द साइड है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। दैट्स इट। तो जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करने बैठो, आपका माइंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। माइंड डिस्ट्रैक्ट कहां आता है, जब आप ये नंबर ऑफ केसेस जनरेट करने बैठते हैं। तो हमेशा सेफ साइड लेके चलिएगा। केसेस पहले क्रिएट 2 सेफ साइड के लिए बना के चलो, और एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा सिटिंग अरेंजमेंट का, खासतौर पे एसबीआई के एग्जाम में, कि बिना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बन जाए। एक सिचुएशन को लिख दो कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड है, बाकी सारे वाले क्या हो जाएंगे, इनसाइड द टेबल। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कहता 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड एम। अकेली इसी इंफॉर्मेशन को ही स्टार्ट करके आपको अरेंजमेंट नहीं बनानी है। जब भी एक सिंगल स्टेटमेंट आपके नंबर ऑफ केसेस क्रिएट करे, ये केसेस क्रिएट करेगा क्यों, जे और एम के बीच में अगर एक पर्सन है, आपको क्या पता जे और एम जो है वो कॉर्नर्स पे आएंगे या साइड्स पे आएंगे, क्योंकि या तो दोनों कॉर्नर पे होंगे या तो दोनों साइड ऑफ द टेबल होंगे। तो जहां कहीं भी लगे आपके नंबर ऑफ केसेस ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, अगली इंफॉर्मेशन गो थ्रू कर लो। एम डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, एम जो है वो कॉर्नर पे नहीं है मतलब साइड ऑफ द टेबल है।
अगर एम साइड ऑफ द टेबल है तो जे भी साइड ऑफ द टेबल ही होगा, क्योंकि एम और जे के बीच में एक पर्सन है। यहां जे एम के बाईं ओर बैठा है, दाईं ओर भी तो हो सकता था। तो इससे रिलेटेड हमारे दो केसेस क्रिएट हो गए। ठीक है, ये टुवर्ड्स दी सेंटर है, इतना कंसीडर करके चलना, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी। ओके, के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, के जे का बायां तीसरा है, जे का बायां तीसरा, के यहां पर आ गया, जे का बायां तीसरा, के यहां पर आ गया। ठीक है, टुवर्ड्स दी सेंटर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पी सिट्स 3 पोजीशन अवे फ्रॉम के, पी जो है वो के से 3 पोजीशन दूर बैठा है, मतलब पी और के बीच में दो व्यक्ति आएंगे। अगर के यहां पर है, दो के गैप में पी यहां नहीं आ सकता, तो पी यहां आ जाएगा। के दो के गैप में पी नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं आ सकता, तो ये वाला केस आपका वैनिश हो गया। ठीक है, चलो आगे आइए। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन जे एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ जे, जितने व्यक्ति जे और पी के बीच में बैठे हैं जब जे के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, तो जे और पी के बीच में जे से दाईं ओर शुरू करें तो एक ही व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो कैसे कनेक्टेड है वो? एज बिटवीन एल एंड एन, जे और पी के बीच में एक व्यक्ति है, तो एल और एन के बीच में भी एक ही व्यक्ति बैठा होगा। अगर एल और एन के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, या तो ये दो पोजीशंस होंगी या तो ये दो पोजीशंस होंगी, दैट्स इट। तो इस पॉइंट को हम होल्ड पे रख देते हैं कि एल और एन के बीच में एक व्यक्ति आएगा। कोई भी एल और एन में से एम और के के साथ में नहीं बैठा। अगर एम और के के साथ में कोई भी नहीं बैठा तो ये दो पोजीशन रहेंगी किस किस के लिए? एल और एन के लिए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड के व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एल इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड ओ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू। अब वो कहता है जितने व्यक्ति एल और के बीच में बैठे हैं जब हम एल के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, अगर एल यहां पर है तो एल के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, यहां पर 3 आ रहे हैं। ओके, तो ये 3 जो है एक ज्यादा है किस किस से बीच में? जितने व्यक्ति Q और O के बीच में आ रहे हैं जब Q के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, और Q जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा। अगर Q कॉर्नर पे नहीं है तो हम Q को यहां पर मेंशन कर दें, ये O के लिए रहेगी पोजीशन। अगर मैं मान लेता हूं L यहां पर है, K यहां पर है, L के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो तो L और K के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। तो 3 जो है वो एक ज्यादा है किस किस के बीच में? Q और O के बीच में। तो Q और O के बीच में 2 होने चाहिए, कब? जब हम Q के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करें। ये देखो, Q के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, यहां पर आ गया। यही हमारी कंडीशन है, L यहां पर होगा। आपको दूसरा केस देखने की नीड नहीं है कि अगर L यहां पर हो गया तो। ठीक है, वो भी मैं क्रॉस चेक करवा देता हूं कि अगर हम L को यहां ले लेते, मान लेते हैं, तो L और K के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? 4, जब हम L के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे। तो 4 एक ज्यादा है किससे? Q और O के बीच में बैठे पर्सन से। तो Q और O के बीच में 3 होने चाहिए। Q के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, Q और O के बीच में कितने आ रहे हैं? 2, कहाँ? 5। समझ में आ गई बात? तो यहां तो 4 होने चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ओके, तो ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट बन रही है। चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। O विद रिस्पेक्ट टू J बताना है। हाँ जी, O जो है वो J के तत्काल बाईं ओर है, इमीडिएट लेफ्ट। पर्सन बिटवीन Q एंड P बताने हैं। हाँ जी, Q और P के बीच में कितने पर्सन है? 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, आइदर 1 और 5 देखो ऑप्शन में है, ये बिल्कुल है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया ना कि किसके दाईं ओर से काउंट करना शुरू करें या बाईं ओर से। क्लासिफिकेशन जब भी आ जाए 4 ऑफ द फॉलोइंग मतलब ऑड वन आउट का केस है, ऑप्शन उठाओ। OKPLN, OKPLN, P क्लियरली पता चल रहा है ये साइड ऑफ द टेबल है, इसके अलावा सारे ऑप्शन जो है वो कॉर्नर ऑफ द टेबल है। कौन सा पर्सन जो है सिट अपोजिट टू द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, जो L के बाईं और तीसरे प्लेस पे है उसके विपरीत बताओ। L का बायां तीसरा, क्यों? इसका विपरीत कौन हो गया? J, ए ऑप्शन। कौन सी स्टेटमेंट हमें सही अवेलेबल है? L सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, क्या L P का थर्ड लेफ्ट है? नहीं, पहला तो गलत हो गया। M एंड P सिट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, M और P एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, चेक कर लो, ये बिल्कुल सही है। अगर ये बिल्कुल सही है तो सही वाला बताना था, ऑल आर ट्रू तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले वाला तो गलत हो गया। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट सेट के ऊपर आते हैं। सिटिंग भी था, बॉक्स बेस्ड पजल भी था, ठीक है। चलो इसके ऊपर आइए, बॉक्स बेस्ड पजल की बात करते हैं। कहता 8 बक्से हैं, एक के ऊपर एक अरेंज किए गए हैं, बट द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर्ड 1,
यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे रखा गया जो बॉक्स है उसको नंबर 1 का नाम दिया गया है, टॉप वाले को नंबर 8 का। 5 boxes are placed above box G which is placed above box J। G के ऊपर 5 बक्से रखे गए हैं, 1 2 3 4 5। G यहां पर आ गया और G जो है वो J के ऊपर रखा गया है। ठीक है, अब J के ऊपर रखा गया है तो G जो है वो J के एग्जैक्ट ऊपर भी आ सकता है और उसके बीच में 2 का गैप, एक बॉक्स का गैप भी आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, G यहां पर आ गया। ये लो, ये केसेस क्रिएट हो गए 2। ये भी काउंट कर लो 8 बक्से हैं, ये भी काउंट कर लीजिए 8 बक्से हैं। ठीक है, चलो अगली इंफॉर्मेशन पे आइए, क्या कहता है। 3 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन E एंड J। E और J के बीच में 3 बक्से, J 1 2 3, E यहां पर आ गया। J 1 2 3, E यहां पर आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, सम ऑफ द बॉक्स नंबर ऑफ D एंड J इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्स H। D और J के जो बॉक्स नंबर का सम है, अब सम कैसे काउंट करना है, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3 2 1 दिया हुआ था ना नंबर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग केसेस क्रिएट हो रहे हैं हमारे पास। तो यहां पर क्या का कंडीशन दी गई थी, कहता डी और जे की जो बॉक्स नंबर का सम है वो किसके बराबर है, एच के बॉक्स नंबर के बराबर है, और एच के जो है वो सी के नीचे रखा गया है। ठीक है, एच जो है वो सी के कहां रखा गया है, नीचे की तरफ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। ठीक है, अगर मैं डी को 1 नंबर बॉक्स दे देता हूं, पहले केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एफ, एफ के ऊपर रखा गया है बॉक्स बी। ठीक है, ना एफ डिफाइंड है ना बी डिफाइंड है, और एफ के बाद में मेंशन है विच इज नॉट प्लेस्ड बिलो जे। एफ जो है वो जे के नीचे नहीं रखा गया, मतलब एफ जो है वो जे के भी ऊपर रखा गया है। ठीक है, चलो जे के ऊपर एफ आएगा। अगर जे के ऊपर एफ आएगा तो एफ तो यहां पर आने से रहा, इधर तो जे के ऊपर ही आएगा एफ, कोई भी केस ले लो। ओके, अब यहां पर मान लेते हैं डी को 1 नंबर बक्सा दिया गया है, तो डी और जे का सम कितना हो गया 3, तो एच 3 होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, तो यहां पर डी पहले पे तो आएगा ही नहीं। अगर मैं डी को 4 नंबर बक्सा दे देता हूं, तो ये 4 और 2 कितना हो गया 6, तो एच 6 नंबर पे आना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। चलो डी को हम 5 नंबर दे देते हैं, तो यहां पर डी और जे 5 और 2 कितना हो गया 7, एच पी कितना हो गया 7। अगर मैं डी को 7वां नंबर दे देता, ये भी हो सकता था ना, 8वां दे नहीं सकते, 8 और 1 9, ज्यादा हो जाएगा वो तो। ठीक है, एच 9वें प्लेस पे कहां से आ जाएगा। अगर मैं डी को 7वां दे देता तो 7 और 2, ये भी 9 बन गया, ये भी ज्यादा हो गया, तो सिर्फ यहां पर एक ही केस क्रिएट होगा। ठीक है, और एच जो है वो सी के बिलो में है, तो सी यहां पर आ गया। ओके, बी एफ के अबव में है। ठीक है, बी एफ के अबव में है, एफ के अबव में कौन आ जाएगा बी, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। अब यहां पर देखिए सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब यही आपका आंसर बन गया। इस सिचुएशन पे आ जाइए, अगर मैं डी को 2 नंबर दे देता हूं तो 2 और 1 3, 3 नंबर पे तो एच आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर मैं डी को 4 नंबर दे देता हूं, 4 और 1 5, तो 5वें पे एच आना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। 6 नंबर दे देते हैं, 6 और 1 7, तो एच जो है वो 7वें पे आ जाएगा। डी को 7वां दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 7 और 1 8, 8वें पे एच आ सकता है, बट एच जो है वो सी के नीचे होना चाहिए। सी कहां अरेंज करोगे, तो यहां पर एच की पोजीशन सेटिस्फाई हो गई, यहां पर सी आ गया। ठीक है, और जे के अबव में होना चाहिए कौन, एफ। एफ यहां भी हो सकता है, एफ यहां भी हो सकता है, हमने कौन सी मिस कर दी यहां पर इंफॉर्मेशन, एच इज प्लेस्ड बिलो सी। ठीक है, स्किप कर दिया क्या, हाँ। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एफ, बी जो है एफ के ऊपर रखा गया है। ओके, कोई बॉक्स ऐसा है जो हमने यहां पर नहीं नोट डाउन किया, डी और जे, इधर डी लिखना है ना, इधर डी नहीं लिखा। अगर ये 7वें पे है तो ये जे, डी छठे पे होगा, ये यहां पर आ जाएगी कंडीशन, एफ यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा।
एफ के बारे में था, बी एफ के अबव में रखा गया है, बी एफ के अबव में है, बिल्कुल ठीक है। और एफ जो है वो जे के बिलो में नहीं रखा गया, जे के बिलो में एफ नहीं रखा गया। ये तो दोनों केसेस में ही नहीं है। ठीक है, गड़बड़ हो गई। विच इज नॉट प्लेस्ड, जे के नीचे नहीं रखा गया बॉक्स एफ, जे के अबव में ही आ रहा है दोनों केसेस में। क्वेश्चन देखें, ये डाउटफुल लग रहा है मुझे, ये डाउटफुल लग रहा है थोड़ा। अरे डी यहां पर नहीं आएगा, ये केस कैंसिल होएगा। अगर डी यहां पर है तो एच तीसरे पे होना चाहिए ना, माई मिस्टेक। ठीक है, ये वाली मैं इरेज कर रहा हूं। कंडीशन कौन कौन सी थी, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां पर आपको बता भी दूंगा कैसे अरेंज किया मैंने। हमने यहां पर इसको गलत रखा, ठीक है, कि अगर एच सातवें पे है तो डी को छठा देना था। ओके, इसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं रही थी, मतलब हम एच की पोजीशन को जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर डी को यहां पर दे देते 5 और 2 7, यही बन रहा था बस, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सी यहां पर आ गया। अब बी एफ के अबव में है तो बी यहां लेना होगा, बट एफ जो है वो जे के अबव में होना चाहिए। ये वाला केस कैंसिल हो रहा था, माई मिस्टेक, सॉरी। कर ले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड बिलो सी, सी के नीचे कौन सा बक्सा, जस्ट बिलो सी, सी के जस्ट बिलो में कौन सा बक्सा रखा गया है, एच। वट इज द बॉक्स नंबर ऑफ डी, डी का बॉक्स नंबर क्या है, 6। ये तो आसान होंगे। बी एफ और जे के बीच में कितने बक्से आ रहे हैं, एफ और जे के बीच में, एफ और जे ही है ना, कोई भी नहीं आ रहा, 0। सम ऑफ द बॉक्स नंबर ऑफ जी और एच, जी और एच का बॉक्स नंबर का सम, जी और एच 7 और 3 10। ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, देख लीजिए। ये 3 क्यों आ गया, 2 बॉक्सेस अबव ई, ई के 2 बॉक्स ऊपर कौन रखा गया है, एच रखा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन। ओके, चलो एक और देख लेते हैं। एक हमारे पास ये भी था, 8 पर्सन है, एक पंक्ति में बैठे हैं, सभी जो है टुवर्ड्स द नॉर्थ देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो समान क्रम में हो। पहली इंफॉर्मेशन, 2 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड जेड। और अगली इंफॉर्मेशन है एस सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, और अगली ही इंफॉर्मेशन है वाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। लकीली अब देखिए कनेक्शन बन रहे हैं। मैंने कैसे किया, या मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब भी मैं कोई भी स्टेटमेंट पढ़ता हूं ना, मैं थोड़ा सा नजर मार लेता हूं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। मैंने देखा एस जो है वो थर्ड फ्रॉम द एंड है, फ्रॉम द वन ऑफ द एंड्स एक इंफॉर्मेशन आई है फिक्स्ड पोजीशन से रिलेटेड, मजबूरी में मैं इसे उठा सकता हूं। मैंने जैसे ही अगली इंफॉर्मेशन को देखा, वाई जो है वो एस के बाईं और तीसरे प्लेस पे है, तो यहां से एक कंक्लूजन निकल गया कि एस बाएं छोर से तीसरा प्लेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस अगर बाएं छोर से तीसरा प्लेस होगा तो वाई एस के बाईं और तीसरे प्लेस पे कहां से आ जाएगा, या वाई सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस बट नॉट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, तो 2 केसेस यहां पर क्रिएट कर लेते हैं हम। देखिए कैसे, पहले हम ले लेते हैं एस को बाईं ओर से तीसरे प्लेस पे, बाकी 5 पर्सन यहां होंगे क्योंकि टोटल 8 पर्सन है। दूसरा केस ले लेते हैं दाईं ओर से तीसरे प्लेस पे, बाकी 5 पर्सन यहां पर आ जाएंगे। ओके, कहता वाई एस के बाईं ओर तो है बट वो इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, मतलब वाई यहां पर नहीं आ सकता, वाई यहां पर आ गया। और 2 पर्सन है किस किस के बीच में, वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में 2 व्यक्ति। अब यहां पर वाई नहीं आएगा, ओके, वाई यहां भी आ सकता है, यहां पर भी वाई नहीं आएगा क्योंकि वाई और जेड के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए। तो वाई के लिए कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो इस पॉइंट को मैं होल्ड पे रखूंगा कि वाई एस के बाईं ओर बैठा हुआ है और वाई और जेड के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। ओके, चलो आगे देखिए। जेड डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, जेड जो है वो एस के तत्काल बाईं ओर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहां से कंक्लूजन निकला कि वाई यहां पर भी नहीं आएगा, वाई यहां पर भी हो सकता है, वाई यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वाई यहां पर ले लिया तो 2 के गैप में जेड आ जाएगा यहां पर, बट जेड तो एस के तत्काल बाईं ओर है ही नहीं। वाई डज नॉट सिट एट एन एंड, वाई एंड पे भी नहीं बैठा हुआ, तो ये वाला केस कैंसिल, ये वाला केस कैंसिल नहीं, मतलब कि इसमें एक ही सिचुएशन रह गई अभी बाकी कि वाई की पोजीशन ये आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वाई एंड पे भी नहीं बैठा, वाई इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, तो वाई और जेड के बीच में 2 व्यक्ति, और जेड जो है एस के तत्काल बाईं ओर भी नहीं है। ठीक है, इसको भी यूज कर लिया, इसे भी यूज कर लिया। अगली इंफॉर्मेशन, 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा, इधर तो ऑलरेडी वाई है।
नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन y एंड w इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन x एंड v। जितने y और w में है, y और w में कितने हैं? 3। ये 3 ना एक ज्यादा है किस किस से? जितने x और v में है, मतलब x और v में 2 होने चाहिए। अगर x और v में 2 होंगे तो x यहां नहीं आ सकता। x और v के लिए सिर्फ ये 2 पोजीशन बचेंगी, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। x यहां पर है तो v यहां आ जाएगा, x यहां पर है तो v यहां पर आ जाएगा। x इज नॉट एडजेसेंट टू y, x का पड़ोसी नहीं है y, तो x यहां पर आ जाएगा, v यहां पर आ जाएगा। u सिट्स टू द राइट ऑफ s। ये क्या कर दिया? u सिट्स टू द राइट ऑफ s नहीं होना चाहिए। मिस्टेक हो रही है। u सिट्स टू द राइट ऑफ, जो पर्सन रह गया वो होना चाहिए। ठीक है, एक तो u रह गया और इधर t रह गया। u जो है वो t के दाईं ओर बैठा है। अरेंजमेंट देखें अब। हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ u। u का सेकंड लेफ्ट कौन है? t। ठीक है, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो गया। t और s के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? t और s के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये भी नन ऑफ दीज आ गया। ये भाई इधर एरर आ गया ना। u सिट्स टू द राइट ऑफ s, u s के दाईं ओर, ये s नहीं होना चाहिए ना, s के दाईं ओर तो कोई पोजीशन अवेलेबल ही नहीं है। ये गड़बड़ है ये वाली इंफॉर्मेशन के अंदर। u सिट्स टू द राइट ऑफ, यहाँ पर भी अपॉलॉजी फॉर दिस। 2 एरर आ गए हैं, एक पहले था एरर, एक यहाँ पर एरर है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? चलो मैं इस क्वेश्चन को एडजस्ट करके देखूंगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, उसमें मैं ये करेक्शन करवा दूंगा कि इस वाले पैरामीटर में क्या आएगा। ये लास्ट वाली लाइन जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में पूरी कोशिश रहेगी मैं डबल क्रॉस चेक करके ही आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो रेस्ट यही था, स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, दैट्स इट। बाकी आगे आने वाले सेशन में आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी। ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है ऐसा, चलो मैं ऐसा क्यों बोलूँ कि फर्स्ट टाइम ही हुआ है, सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। 30 को कंसीडर कर सकते हो आप। ये वाला क्वेश्चन आप स्किप करके चलिए। 30 क्वेश्चन आप कंसीडर कर सकते थे। आउट ऑफ 30 कितने आपके करेक्ट थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या राइट स्ट्रेटेजी थी या नहीं थी? जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे थिंकिंग अप्रोच आपने आप लगाई या नहीं लगाई? तो अगर ऐसे ही सेशन चाहिए या इसके अलावा कुछ भी आपकी नीड है कि नहीं ये चीज़ करवा दीजिए, ऐसे करवा दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसको अगले सेशन में इंक्लूड करेंगे। और अगर आपको पूरी की पूरी रीजनिंग जो है रिवाइज करनी है, ठीक है, तो उसका मैं एक रिसोर्स बताने लगा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये 12 घंटे की रिवीजन वीडियो है। कम से कम टाइम में अगर आपको पूरी रीजनिंग सीखनी है, इसे ज़रूर देख लेना। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रखे हो ना, ठीक है, चाहे आधा घंटा लगा लेना, कोई भी टॉपिक उठाओ ज़रूर देख लेना। मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और नया ज़रूर सीख के जाओगे यहाँ से। ओके, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो, कर ही लोगे। सेशन चाहिए तो आगे, धमकी नहीं दे रहा हूँ, सेशन तो होते रहेंगे। बट जस्ट अगर आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना है पूरे का पूरा रीजनिंग बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 12 आवर्स की वीडियो है, नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन होंगे डिस्क्रिप्शन में। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस टॉपिक के टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर दीजिए, वहीं से वो टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो इस सेशन में इतना ही, अब जल्द ही मिलूंगा एक और प्रैक्टिस मॉक के साथ। टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट।